आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ब्रिटिश हुकूमत थी, आज़ादी से पहले उन्होंने ट्रेन जहां ले जानी थी वहां ले गए, जहां उन्होंने योजनाएं बनानी थी वो योजनाएं बनाई। लेकिन क्या कारण है कि आज उनकी बनाई हुई सड़कें पुलें हम ये 200 साल बाद भी हम चला पा रहे, और अपने में हम जो है 10-12 साल में हम लोग एकदम जो है उस पर करप्शन का वो लग जा रहा है। इन 22 वर्षों में हमने जो एक अडॉप्टनेस हमारी जो होनी चाहिए थी वो हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये मैं उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर ना मानूं जो पिछले 6 महीने से वहाँ से जो लोग चिल्ला रहे थे, करा रहे थे, और आपने आनन फानन में होता क्या है कि जहाँ 10 रुपए लग रहे हैं वहाँ 10,000 रुपए लग रहे हैं। मुझे इस बात की पीड़ा है। जोशीमठ का जो संकट इस वक्त उत्तराखंड के सामने आकर खड़ा हो गया है, ये केवल अब जोशीमठ तक सीमित नहीं रहा है। जोशीमठ से बहुत दूर देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी में उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोग, आंदोलनकारी मंच के लोग और अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जोशीमठ जैसा जो हाल हुआ है कहीं दूसरी जगह न हो। इसके लिए जो सरकारें जिम्मेदार रही, समय समय पर जो सरकारें आई, उन्होंने जोशीमठ की चिंता ठीक समय पर क्यों नहीं की। और ये जो विकास की दौड़ हो रही है, क्या उत्तराखंड वाकई में जिसे देवभूमि कहा जाता है वो कहीं गलत रास्ते पर तो हम नहीं चले जा रहे। इस पर आज एक बैठक यहाँ हुई, मंथन किया गया, लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। राज्य आंदोलनकारियों से आज के दिन जोशीमठ के मुद्दे पर बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वही लोग थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश से, छोटे से उत्तराखंड को अलग मांग की थी, बहुत बड़े सपने देखे थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि अपनी ही ज़मीन से लोगों को रात से आँख खुलेगी, सुबह पता चलेगा कि आपको घर छोड़ना है। इसलिए नहीं मांगा था उत्तराखंड। हम बात करेंगे, प्रदीप कुकरेती जी हमारे साथ हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रवक्ता भी हैं, राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। प्रदीप जी, जोशीमठ का जो संकट है उसे आंदोलनकारी किस रूप में देख रहे हैं? ये तो एक बहुत खतरनाक खतरे की घंटी हमारे सामने आ रही है। हमें पता था हम आपदा से ग्रसित राज्य हैं, ऐसी दिन हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी? देखिए, निश्चित रूप में कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि हमारे प्रदेश ने आपदा जो एक मंत्रालय बनाया था वो सर्वप्रथम हमने पूरे भारत में फर्स्ट आने की एक घोषणा करी कि हम सबसे सर्वप्रथम आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो खाली मंत्रालय बन के रह गया, मैं छोटा सा वो आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने पिछली घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें विकास करना चाहती हैं और होना भी चाहिए और हुआ भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी ज़मीनी स्तर पर जाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही है। उसको हम ढंग से उसका शोध या अध्ययन उसका क्यों नहीं देख पा रहे हैं, उस ज़मीन की, उस जगह की फिजिबिलिटी को क्यों नहीं चेक पा रहे हैं। खाली जनता की सुविधाओं के लिए हम जनता के बिल्कुल मोहल्ले तक हम हर चीज़ को घुसेड़ देंगे। मैं देख रहा हूँ कि जोशीमठ के सामने पूरी हार्ड रॉक्स हैं, उसको क्यों नहीं चुना गया होगा, या उसमें भी कोई कमी रही होगी तो उसका सामने सबको, पब्लिक के सामने उसका मंथन आना चाहिए। आप ये देखिए कि अस्थायी राजधानी में मालदेवता में पिछले 2 साल के अंदर जो आपने देखा कि हल्की सी बारिश में ये हो गया, तो ये तो मालदेवता का सामने जो सेक्रेटरीट के सामने हो रहा है, मुख्यमंत्री के सामने हो रहा है, राजभवन के सामने हो रहा है, ये हमारे अपने घर में देहरादून में हो रहा है। अब हम उस चमोली की कल्पना कर सकते हैं, हमने केदारनाथ से कोई सबक नहीं लिया, हमने वर्णावत से कोई सबक नहीं लिया, हमने मालपा से कोई सबक नहीं लिया। ये सारी चीज़ें जो हैं हम सबक न लेने के बजाय उसमें हो क्या रहा है कि बार बार अगर जो मैं उसको पर्यटन की दृष्टि से मैं उसको देखूँ या दूसरी दृष्टि से देखूँ तो आदमी यहाँ आने में फिर कतरा रहा है। वो एक हम भयावह स्थिति पैदा हो जा रही है। मीडिया की मजबूरी है उसको दिखाना, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन जो चला जाता है वो बड़े भयावह की स्थिति में चला जाता है। विकास हो, विकास किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, ब्रिटिश हुकूमत थी, आज़ादी से पहले उन्होंने ट्रेन जहाँ ले जानी थी वहाँ ले गए, जहाँ उन्होंने योजनाएं बनानी थी वो योजनाएं बनाई। लेकिन क्या कारण है कि आज उनकी बनाई हुई सड़कें पुलें हम ये 200 साल बाद भी हम चला पा रहे, और अपने में हम जो है 10-12 साल में हम लोग एकदम जो है उस पर करप्शन का वो लग जा रहा है। क्या वो करप्शन की वजह उसका कारण है, या वाकई में वो बिना सोच किसी वजह गहराई में जाने के हम जो है। और हमारे सरकार में अपने व्यक्तिगत अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ शहरी विकास से लेके तमाम मंत्रालय, कृषि से लेके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके विदेशों की यात्राएं की जाती हैं, उसके बजट बनाया जाता है। लेकिन क्या कारण है कि हम उसमें फेल हो साबित हो रहे हैं। क्या कृषि मंत्री बाहर नहीं गए, क्यों फेल हो रहे हैं? क्या हमारे शहरी विकास मंत्री फेल नहीं हुए, या हमारा जो स्मार्ट सिटी क्यों फेल होता जा रहा है? मतलब ये छोटी छोटी बातों को अगर आप पूरा संकलन लेंगे, ये केवल वर्तमान सरकार के लिए नहीं है। इन 22 वर्षों में हमने जो एक अडॉप्टनेस हमारी जो होनी चाहिए थी वो हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आज वही कारण आपने देखा कि मंथन में जिस प्रकार से सबके जो
स्वभाव हैं, जिन उस समय के जो पुराने पत्रकार हैं जिन्होंने इस राज्य को बनते बिगड़ते देखा है, जिन्होंने उन बातों को छापा, और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो उस विशेष रूप से जो अध्ययन के रूप में उसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो वन के रूप में काम कर रहे हैं, भूमि बचाने को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ। एक सवाल और मेरा है, कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन जा रही है, 17 टनलें बनने वाली हैं और आने वाले 5-7 सालों में उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य होगा जिसमें सबसे ज़्यादा टनल होंगी पूरे भारत में। कल केंद्रीय मंत्री रही हैं पूर्व उमा भारती, उनका एक बयान आया जोशीमठ में, उन्होंने कहा कि हम हैंगिंग फ्रूट देख रही है सरकार, दिल्ली में बैठे लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, हम इतनी जल्दी विकास को पा लेना चाहते हैं कि हम पूरे पहाड़ ख़त्म कर रहे हैं। क्या वाकई इस बयान में सच्चाई है? बहुत जल्दीबाजी में हम दौड़ रहे हैं विकास के चक्कर में? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, वो उमा भारती जी कह रही हैं, लेकिन उमा भारती जी ने पहले भी किसी चीज़ों को लेकर कहीं को विरोध किया, लेकिन बेहतर होता है कि उमा जी अगर प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाके अड़ जाते कि नहीं साहब, मैं आध्यात्मिक स्त्री भी हूँ, मैं जो हूँ उसको हमने करीब से देखा हुआ है, मैं बार बार वहाँ तपस्या या पूजा करने जाती हूँ, वहाँ की मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप में अगर उत्तराखंड में उन्होंने अपना ध्यान आकर्षण किया है तो क्या उनको उस गहराई से अध्ययन नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि हिमालय की तमाम चीज़ों से लेकर सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ रहा है, और मैं फिर कह रहा हूँ आप समय ले लीजिए, सड़कें पहले भी बनी, समय भी बने, चाहे मैं कहीं भी आप अगर पुरानी सड़कों को उठा के देखें जिन्होंने समय लिया है, वो अंधाधुंध अगर बम्बार्डमेंट जहाँ ब्लास्टिंग हुई है वहाँ आज तक हम नुकसान उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जोशीमठ एक सामान्य दृष्टि से नहीं है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से है, हमारे लिए देवभूमि का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है, वो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को लेके इतर अभी तो मैं जो डर ये है कि गंगोत्री की तरफ क्या होगा, उत्तरकाशी की तरफ क्या होगा जब ये सुरंगें वहाँ जाएंगी, ये पिथौरागढ़ को आप देखिए वहाँ क्या होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें इस बात को लेके आशंका हो रही है। अभी कह रहे हैं कि रानी पोखरी से सुरंग निकलेगी, टेहरी से वहाँ सुरंग निकलेगी, सुरंग निकालें, लेकिन क्या सुरंगों की उतनी विजिबिलिटी है, फिजिबिलिटी है कि नहीं है, वो हमें इस बात को देखना पड़ेगा। और सॉइल टेस्टिंग किस लेवल पे हो रही है, यहाँ सामान्य सा जब हमारी डिमांड आती है कि यहाँ से वहाँ फ्लाईओवर ले जाइए तो सॉइल उसमें फेल हो जाते हैं, वहाँ क्या कारण है कि क्या उन कंपनियों पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बारीकी अध्ययन करने की जरूरत है। जिस प्रकार आज सरकार रात रात बैठी है, तो क्या ये मैं उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर ना मानूं जो पिछले 6 महीने से वहाँ से जो लोग चिल्ला रहे थे, करा रहे थे, और आपने आनंद फानन में होता क्या है कि जहाँ 10 रुपये लग रहे हैं वहाँ 10,000 रुपये लग रहे हैं। मुझे इस बात की पीड़ा है, क्या केवल ट्रीटमेंट या भुगतान करना हुआ है? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो आर्थिक नुकसान आपकी मेरी जेब पे ही फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ 5 परिवार शिफ्ट होने थे वहाँ 500 परिवार शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब चीज़ों को लेकर काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि अभी हम लोग पूरा एक और इसमें अभी शोध करने की बात कर रहे हैं और आपस में चर्चा चलाने की जरूरत कर रहे हैं कि केवल पैसों का मामला नहीं है कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं उस परिवारों को वो कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी ज़मीनों से जुड़ा हुआ मामला है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप बना रहे हैं, कुछ है ही नहीं, एक साथ 2 काम आप कह रहे हैं, तो ये इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। अधिकारियों को मैदान में जाने की जरूरत है और जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में रहना होगा। वो आके देहरादून में न बैठे, हल्द्वानी में न बैठे, तब वो अपने क्षेत्र के बारे में वस्तुस्थिति जान पाएगा। जोशीमठ, आखिरी सवाल मेरा, जोशीमठ के लोगों की मांग है कि जिस तरह से बद्रीनाथ में जो विस्थापन हुआ, उन लोगों को जो मुआवजा मिला उसी उचित मुआवजा उन्हें भी मिले। पता तो चले कि सरकार ने क्या कीमत आंकी है घर की। राज्य आंदोलनकारी मंच क्या उनकी मांग के साथ खड़ा है? देखिए, निश्चित रूप में जिसका घर बनता बिगड़ता है, किस तरीके से किसने अपनी उस एक एक ईंटी बजरी पत्थरे को खड़ा किया है, चाहे वो हम तमाम ज़िलों में आप लोग देखते हैं, निश्चित रूप में एक होता है। और समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कई लोग टिहरी की उस पर बनस्पत चाहते हैं कि नया टिहरी बसे, लेकिन जहाँ हम बसाएंगे क्या हमारे पास उतनी जगह है? इसमें मैंने कहा ना कि इसमें बैठ के उसमें स्थानीय लोगों को भी विश्वास में लेना पड़ेगा। सब लोग नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ 4 समूह हैं तो 4 समूह के 4 लोगों को वहाँ बिठाया जाए। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, बात करके संवाद करके कोई ना कोई हल निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि जब तक जहाँ तक मुआवजे की बात है, निश्चित रूप में अगर केंद्र सरकार की कोई व्यवस्था ऐसी बनने जा रही है तो उसमें उनको मुआवजा मिलना भी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहीं उचित भूमि दी जाए, जो हम लोग खनन, जो चोरी का खनन निकलता है उसमें से वो ईंटा गाजरा बजरा पत्थरी उनको मुहैया कराया जाए और सरकार उनको एक मोटी रकम दे कि भाई आपने यहाँ भवन बनाना है, ज़मीन आपको दे दी गई है, बाकी के लिए सबसे पहले आपको छत चाहिए और फिर बाकी की जो खेती बाड़ी का जो हिसाब किताब जो बनता है उसको लेकर राजस्व विभाग को उसमें ज़मीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छे अधिकारियों की टीम इसमें बनानी पड़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से वहाँ कैंप कर रहे हैं बार बार, एक अच्छा संकेत है ये भी कि आप वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जिला प्रशासन को खींचना होगा कि आपकी कहाँ
कम्युनिकेशन गैप आपने जो दिया वो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होती है। सरकार कभी ये नहीं चाहती कि ये ना हो, लेकिन वो जो बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो सरकारों की किरकिरी करवाता है, और इस सरकार की किरकिरी होने से केंद्र सरकार की भी किरकिरी होती है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती। जो आज बैठक हुई, जो मंथन हुई, उसका एक सार यही निकल कर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट अब करना पड़ेगा जो स्थानीय लोग हैं जोशीमठ के, उनके साथ बैठ के बात करनी होगी। उचित मुआवजा भी चाहिए और एक कोशिश ये होनी चाहिए कि एक अलग जगह भूमि का चयन हो और उन्हें ज़मीन दी जाए, उनके घर बनाने की व्यवस्था की जाए सबसे पहले। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी उत्तराखंड के सामने खड़ा है, क्या विकास को लेकर हम किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़े? क्या सुरंग खोदना, सुरंगें बनाना और ट्रेन को पहुंचाना विकास की नज़र से अच्छा लगता है, लेकिन उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में क्या चौड़ी से चौड़ी सड़क बना देना विकास का घोतक है? इन सब बातों को ध्यान में रखकर भविष्य की योजनाएं अब बनानी पड़ेंगी। अब जो जोशीमठ में हुआ है उसके बाद जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, जो उसकी बनने वाली जो भावी जो सुरंगें हैं, उन पर भी सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।